बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन बिलाल और आज हम बात करेंगे औरत आज़ादी मार्च के बारे में। पिछले साल ये दिन 8 मार्च को मनाया गया था, जो कि असल में इंटरनेशनल वुमेंस डे है और अब भी 2 दिन बाद 8 मार्च आ रही है, तो हो सकता है ये मार्च आपको फिर से देखने को मिले। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि पैट्रियार्की के खिलाफ बात की जाए, वायलेंस के खिलाफ बात की जाए और एजुकेशनल बैरियर्स के खिलाफ बात की जाए। और जो इस मूवमेंट का स्लोगन था वो ये था कि हम औरतें। इसका मतलब है कि तमाम औरतें जिनके अलग अलग मसले हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने मसलों को वहाँ पर डिस्कस कर सकें और अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर सकें। तो बेसिकली एक एनानिमस मूवमेंट थी और डाइवर्सिटी तो उसकी आप लोग देख ही चुके हैं। लेकिन बहरहाल लीना गनी जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो इस मूवमेंट की ऑर्गेनाइजर्स में से एक औरत थी। अब हम बात करते हैं कि इस मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जो 8 मार्च है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो पहले ये डे जो है वो 19 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन 8 मार्च 1914 को यूके में एक वुमेन सफराजिस्ट मूवमेंट चलती है, तब से ये दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। बाद में 1977 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस डे को ऑफिशियल डे करार दे दिया वुमेन्स के लिए। अब हम बात करते हैं इस मूवमेंट के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पर और हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मूवमेंट है हमारे पास वो है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म क्या कहती है? लिबरल फेमिनिज्म इक्वालिटी की बात करती है, इंटीग्रेशन की बात करती है। तो इस मूवमेंट के अंदर आपको इक्वालिटी और इंटीग्रेशन के सपोर्टर्स भी नजर आएंगे। उसके बाद लिबरल फेमिनिज्म की एक टाइप है अमेजोन फेमिनिज्म, जिसका ये मानना है कि औरतें जो होती हैं वो फिजिकली मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और इस तरह के भी प्लेकर्ड्स आपको नजर आ जाएंगे इस मूवमेंट के अंदर। अगली जो टाइप है लिबरल फेमिनिज्म की वो है कल्चरल फेमिनिज्म, वो भी यहाँ पर इम्प्लाई करती है। तो इस थ्योरी का यही मानना है कि औरतें ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होती हैं बल्कि जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो भी उनकी स्ट्रेंथ है, लिहाजा वो मर्दों से कमजोर नहीं है। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जो कि लिबरल फेमिनिज्म की कोर वैल्यू है। उसके अलावा इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन की भी बात हो रही है और इक्वालिटी की भी बात हो रही है। अगली जो थ्योरी यहाँ पर इम्प्लाई करती है वो है रेडिकल फेमिनिज्म और ये थ्योरी बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्प्लाई करती है, लिहाजा इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म ऑटोनॉमी की बात करती है, यानी कि आजादी की। हमने देखा लिबरल फेमिनिज्म इंटीग्रेशन की बात कर रही थी, लेकिन ये ऑटोनॉमी की बात करती है। ऑटोनॉमी का ये मतलब है कि भाई आज़ादी चाहिए हमें, हमें सेपरेशन चाहिए मर्दों से। उसके अलावा ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जो लिबरल फेमिनिज्म था वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाने की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं नहीं भाई, एकदम तब्दीली आनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी थे इस मूवमेंट के अंदर। उसके अलावा रेडिकल फेमिनिज्म का एक और पॉइंट है लाइक माइंडेडनेस। इसका ये मतलब है कि जो औरतें हैं सिर्फ वही औरतों के मसलों को समझ सकती हैं, मर्द औरतों के मसलों को समझ नहीं सकते। उसके अलावा रेडिकल फेमिनिज्म बात करती है कि भाई पैट्रियार्की जो है वो डीपली रूटेड है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो पैट्रियार्की है उसको ख़त्म करना इस माशरे से आसान काम नहीं है और इस पैट्रियार्की की वजह से, इस डोमिनेशन की वजह से औरतों के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। तो वो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप लोग इस मूवमेंट के अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा रेडिकल फेमिनिज्म बात करती है एक सेपरेट स्ट्रक्चर की, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर मेल डोमिनेट करते हैं, लिहाजा स्ट्रक्चर को बदलना तो आसान काम नहीं है, लेकिन ये किया जा सकता है कि अपना एक सेपरेट स्ट्रक्चर बना लिया जाए। उसके अलावा रेडिकल फेमिनिज्म जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करती है कि भाई औरतों के साथ वायलेंस बहुत ज्यादा हो रही है। डोमेस्टिक वायलेंस होती है औरतों के साथ, सोशल वायलेंस होती है, साइकोलॉजिकल वायलेंस होती है। तो इन वायलेंसेस के खिलाफ रेडिकल फेमिनिज्म बात करती है। तो आप देख सकते हैं इस मूवमेंट के अंदर बेतहाशा ऐसे बैनर्स आपको मिल जाएंगे जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ बात करते हैं। अब आप ये देख लें, ये ऑटोनॉमी की बात हो रही है स्लाइड के अंदर। उसके अलावा आप ये देख लें कि कितना एंटी मेन सेंटीमेंट्स हैं और इस स्लाइड के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई औरतों के अंदर एक यूनिटी बन चुकी है और अब वो आजाद हो चुकी हैं। अब वो जो चाहें वो मर्जी करें और मर्दों की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अब औरतों का टाइम आ गया भाई। अगली जो थ्योरी यहाँ पर इंप्लाई करती है वो है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का यही कहना है कि हर बंदे के मसले अलग हैं, लिहाजा सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, सबको इंक्लूड करना चाहिए। और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है ना वो रेडिकल फेमिनिज्म से इंस्पायर्ड है और जो रेडिकल फेमिनिज्म थी वो सेकंड वेव में आई थी, यानी कि 1960 से लेकर 1980 के आसपास तक। तो इसके अंदर एक नारा बहुत मशहूर हुआ था कि डू इट योरसेल्फ, यानी कि अपना काम खुद करो, अपने मोजे खुद ढूंढो और अपना सालन खुद गर्म करो। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर और क्वीर को ऐड करता है। वो ये कहता है कि भाई इन सब के भी राइट्स इक्वल होने चाहिए। तो इस मूवमेंट में आपको ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट कितनी डाइवर्स किस्म की थी। इसमें देखें आप कितने लोगों ने कितने सारे मसले पेश किए हैं, हर एक के अलग अलग मसले हैं। किसी को पैट्रियार्की से प्रॉब्लम है, किसी को रिलीजन से प्रॉब्लम है,
है तो किसी को नॉर्मेटिव रोल एक्सपेक्टेशन से प्रॉब्लम है। और इस बैनर में आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी शो हो रही है। एक बैनर में तो लिखा है कि वुमेन आर इक्वल टू मेन, जबकि दूसरे में क्या लिखा है वो आप लोग देख लें खुद ही। और दोनों मैडम्स साथ साथ खड़ी हुई हैं, ये भी देख लें आप। मतलब दोनों की आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस मूवमेंट के खिलाफ कौन कौन सी थ्योरीज एमर्ज हो रही हैं। तो उसमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मेंस फेमिनिज्म। मेंस फेमिनिज्म क्या है? ये एक प्रो मेन थ्योरी है और इनका मानना यह है कि जो मर्द होता है वो सारी जिंदगी अपना एक स्टेटस अचीव करने में गुजार देता है। और ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं ये एक बैरियर क्रिएट करती हैं मर्दों की राह में। अभी 2 दिन पहले ये एक न्यूज चैनल पे एक तकरार चल रही थी खलीलुर रहमान और मारवी सरमत के बीच। इन दोनों के बीच में आपस में काफी ज्यादा झड़प हुई है मैं कहूंगा, और एक दूसरे को काफी इन्होंने बातें सुनाई हैं। तो खलीलुर रहमान यहाँ पर मेन फेमिनिस्ट थे और मारवी सरमत जो थी वो रेडिकल फेमिनिस्ट थी। खलीलुर रहमान बेसिकली ड्रामा निगार हैं और इनका एक मशहूर ड्रामा अभी आया था मेरे पास तुम हो, जिसके अंदर उन्होंने ये शो किया था कि किस तरह से औरतें जो हैं वो मर्दों को एक्सप्लॉइट करती हैं। अगली जो थ्योरी है जो इस मूवमेंट को अपोज करती है वो है इस्लामिक फेमिनिज्म। इस्लामिक फेमिनिज्म बात करती है इंक्लूजन की, और इस्लामिक फेमिनिज्म बात करती है कि भाई हमारे जो भी मसले हैं, जो भी हमारे राइट्स हैं जो हमें नहीं मिल रहे, वो हम इस्लामिक पैराडाइम के अंदर रहते हुए क्लेम करेंगे। और हम इस्लामिक रेफरेंसेस पेश करेंगे कि किस तरह से अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मर्दों के बराबर के हुकूक दिए हैं। अब इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस वुमेन मार्च के खिलाफ एक मूवमेंट चली है जिसको हम मेंस मार्च भी कहते हैं। उसके अंदर औरतों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि भाई मर्द और औरत अलग अलग होकर नहीं चल सकते, उन्हें साथ साथ इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। ये आपके सामने है खलीलुर रहमान साहब और ये है मोहतरमा मारवी सरमत। इन दोनों के बीच ही 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे ठीक ठाक किस्म की तकरार हुई है और जिससे ये इशू और ज्यादा हाईलाइट होकर सामने आ गया है और अब इस पर डिबेट चल रही है कि भाई ये वुमेन मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम देख लेते हैं कि इसकी लीगल डायमेंशन क्या है। लीगल डायमेंशन में हम देखेंगे कि भाई क्या औरतों को ये राइट है कि वो इस किस्म का कोई मार्च ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान औरतों को क्या क्या राइट्स देता है इस मार्च से मुताल्लिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट्स टू फ्रीडम। तो इसमें जो आर्टिकल 15 है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। इसका यह मतलब है कि औरत जहां चाहे वहां जा सकती है, उसे कोई रोक टोक नहीं सकता। उसके अलावा जो आर्टिकल 16 है वो असेंबल होने का राइट देती है औरतों को, न सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी। इसका यह मतलब है कि औरत कभी भी किसी भी वक्त असेंबल हो सकती है, एक ग्रुप बना सकती है, कुछ भी डिस्कशन कर सकती हैं। आर्टिकल 17 जो है वो एसोसिएशन का राइट देता है। इसका यह मतलब है कि भाई औरतें किसी भी किस्म की तंजीम बना सकती हैं और उसके बाद तहरीक भी चला सकती हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। इसका मतलब है कि औरतें अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर सकती हैं और वो किसी को क्रिटिसाइज भी कर सकती हैं और उन्हें अपनी राय देने का भी पूरा हक है। अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कमिटमेंट है पाकिस्तान की वो है सीडॉ, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। और जो दूसरी है हमारे पास वो है डीवॉ, ये भी यूनाइटेड नेशन की एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो जो सीडॉ है वो एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है और जो डीवॉ है वो एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस की बात करती है। और पाकिस्तान ने इन दोनों कन्वेंशंस को रेटिफाई किया हुआ है, लिहाजा ये कन्वेंशंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर लागू होती हैं। अब हम देखते हैं इसकी कल्चरल डायमेंशन को। आपको पता है हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो मुआशरा है वो इस्लामिक है, लिहाजा उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखते हैं। तो आपको पता है जो इस्लामिक आइडियाज हैं वो लिबरल फेमिनिस्ट आइडियाज हैं, जो कि इंक्लूजन की बात करती हैं और इक्वालिटी की बात करती हैं, और ये ऑटोनॉमी की बात नहीं करती। ये दावा नहीं करते कि भाई मर्दों को और औरतों को अलग अलग कर दो, दोनों का एक अलग कोटा बना दो। ये कहते नहीं भाई साथ होकर चलेंगे दोनों। जैसा कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ने बताया कि भाई हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। इसका यही मतलब है कि भाई दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगे। तो ये है इस्लामिक आइडियाज। इसी वजह से इस मार्च को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। अगली जो बात है इसमें वो ये है कि जो मूवमेंट है ये पैट्रियार्की को और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कर रही है। अब आपको पता है कि पैट्रियार्की की वजह से मर्द जो है वो डोमिनेट करता है, और जब मर्द डोमिनेट करता है तो औरत के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, और वो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप लोगों ने देख ली होगी इस मार्च के अंदर। उसके बाद जो अगली जो चीज है वो है अनइक्वल पावर रिलेशनशिप। इसका यह मतलब है कि जो पावर बैलेंस है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है हमारे मुआशरे के अंदर, तो इस वजह से भी ये मार्च बहुत ज्यादा उरूज पर है। अब हम देखते हैं कि इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि केपीके की जो असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास की है इस मार्च के अगेंस्ट, जिसको लीड किया है रेहाना इस्माइल ने, और उसके अलावा सेनेट में भी इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, जिसमें मौलाना फैज मोहम्मद और मुशाहिदुल्लाह खान शामिल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 2 दिन में आने वाला है उसके मिशंस क्या क्या हैं। तो ये कुछ मिशंस मैंने आप लोगों के सामने लिख दी हैं। अगर इसको
आप लोग डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा और भी जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आप लोगों को डिटेल में स्टडी करनी पड़े तो आप लोग वहाँ पे जाके स्टडी कर सकें। फिलहाल हम ब्रीफली देख लेते हैं कि भाई वो क्या क्या मिशन हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी के मिशन हैं, उसमें स्पोर्ट्स मिशन हैं, उसमें वर्क मिशन हैं, उसमें एंटरप्रेन्योर मिशन हैं, उसमें वुमेन हेल्थ मिशंस हैं, उसमें वुमेन क्रिएटिव्स मिशंस हैं। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के मिशंस हैं ये आने वाले इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मुतालिक हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन मार्च होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या उसमें इन मिशंस को फोकस किया जाता है या फिर पहले की तरह एक रेडिकल मूवमेंट होती है वो। बहरहाल अभी मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर काफी डिबेट चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से आप लोगों ने देख लिया है कि औरतों को इस तरह के मार्च को ऑर्गेनाइज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जितनी मर्जी ये डिबेट्स हो जाएं, अगर औरतें चाहेंगी तो ये मार्च दोबारा से कंडक्ट करेंगी और उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।